हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का एकदम धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कौन सी सिटी से मेरा क्लास देख रहे हैं। और बेटा चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए बेटा हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आओ सीखे, क्या सीखेंगे हम लोग बेटा। आपकी जो ये द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 है ना, इसमें आपकी गुणनखंड विधि दी गई है। कौन सी विधि दी गई है बेटा जी? गुणनखंड विधि मैम। कौन सी? गुणनखंड विधि है ना। ये देखो ये द्विघात समीकरण होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दे रही हूँ, क्लास 10th के चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। एक एक चैप्टर बहुत आसान तरीके से समझाया है। बाकी आपकी मर्जी, देखो या ना देखो, है ना। मैं तो बता सकती हूँ, मेरी बताने की जिम्मेदारी है। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाओ या ना निभाओ, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती, बस समझा सकती हूँ बेटा। अगर वो वाला क्लास देख लोगे ना, मेरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पड़ी है, तो सच मानो इतनी आसान भाषा में कोई आपको बताया नहीं होगा आज तक। देखो आपका रहने वाला है मेरे लाल प्रश्नावली 4.2। अब देखो प्रश्न कैसे बनेंगे। देखो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? मूल ज्ञात कीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी के सवाल है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया है। प्रश्न ऐसे करके दे देगा आपको, ऐसे करके बेटा समीकरण दे देगा। कौन से समीकरण? द्विघात। और मैंने पिछली क्लास में बताया था इनको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम इन पर सबसे बड़ी घात 2 होती है। बहुत अच्छे से द्विघात समीकरण का बेसिक बताया था। जिन बच्चों ने पिछले क्लास की वीडियो देखी होगी ना, कौन सी क्लास की? 4.1 वाली की, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने उसमें क्या क्या बताया था। ऐसे करके बेटा वो आपको प्रश्न दे देगा और कह देगा इनके मूल ज्ञात कर दो, इनके मूल ज्ञात कर दो। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न नहीं करवाऊंगी, मैं पहले आपको समझाऊंगी ये गुणनखंड विधि का रायता। क्या चीज? इस गुणनखंड विधि का रायता पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी। जैसे आप छोटा बड़ा ABCD पढ़ते हो ना, वैसे एकदम बेसिक से समझाऊंगी। चलो बेटा करते हैं। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, क्या है बेटा? मैं अपना नाम थोड़ा सा बता देती हूँ, बच्चों को नहीं पता होगा। शालिनी मैम। क्या नाम है बेटा मेरा? शालिनी मैम। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये आ गई मेरे बच्चे आपकी गुणनखंड विधि। कह रहा है गुणनखंड विधि समझो। अब बताओ किसी ने ऐसे समझाया होगा? डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं सब, नहीं। पहले मैं आपको गुणनखंड विधि समझाती हूँ, एक एक स्टेप बताती हूँ कि कैसे आपको करना है सवाल। देखो ऐसे करके बेटा वो कोई आपको द्विघात समीकरण दे देगा और कह देगा इसके मूल ज्ञात कर दो गुणनखंड विधि से। जब आपके सामने गुणनखंड नाम आ जाए ना, क्या नाम आ जाए? मेरे लाल गुणनखंड, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे अपना समीकरण। क्या देखोगे बेटा मेरा? आप देखोगे मैम, मैं तो देखूंगा कि द्विघात समीकरण है जो दिया गया है, मैं वो देखूंगा। ठीक है बेटा, उसके आगे क्या देखोगे तुम? उसके आगे देखोगे तुम, उसके आगे बेटा तुमको ये देखना पड़ेगा कि जो देखो पहले सबसे पहले लास्ट वाली संख्या देखनी होगी। एक एक स्टेप सुनना ध्यान से, गुणनखंड विधि समझा रही हूं। सबसे पहले तुम लास्ट वाली संख्या देखो, देखो ये संख्या कितनी है? 6। ठीक है, अब उसके बाद तुम देखो क्या इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई अचर, जैसे कोई संख्या लिखी है क्या? 2 लिखा है क्या? 3 लिखा है क्या? 4 लिखा है क्या? 5 लिखा है क्या? ऐसे करके इस एक्स स्क्वायर की संख्या कोई संख्या लिखी है? मैम नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी है ना मेरे बच्चे, तो तुम क्या करो, इस 6 को उठाओ और इसके फैक्टर कर डालो, इसके फैक्टर कर डालो और फैक्टर से नंबर बना के यहां पर सवाल को हल कर लो। लेकिन 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 बेटा अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ, अगर इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या रखी मिल जाए ना, अगर इस एक्स स्क्वायर के साथ तुमको कोई संख्या रखी मिल जाए, मान लो 2x स्क्वायर मिल गया,
तो तुम इस डायरेक्ट 6 का जो है वो फैक्टर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पहले तुम्हें इस 2 का गुणा इस 6 में करना होगा। 2 छंग कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 के फैक्टर करके सवाल निकालने होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, कहने का मतलब इतना सा है कि गुणनखंड विधि के लिए वो तुम्हें सवाल दे तो सबसे पहले तुम लास्ट वाला संख्या देख लेना। ठीक है, लास्ट वाली देख ली मैम 6 है। अब देख लेना कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या बैठी है। अगर नहीं बैठी है तो डायरेक्ट 6 के फैक्टर करके सवाल हल करने लगना, और अगर बैठी है, मान लो 2 बैठा है तो इस 2 का गुणा पहले 6 में करना, या 3 बैठा है तो इस 3 का गुणा पहले 6 में करना, 3 चक 18, फिर 18 के फैक्टर करना। और उसके बाद एक चीज तुमको और बताओ, फिर जब ये यहाँ पर संख्या बैठी होती है ना, फिर जब तुम गुणा करके फैक्टर निकालते हो तो तुम इस 6 को नहीं गिनोगे। गुणा करके यहाँ कितना आया था मैम 12 आया था, तो तुम यहाँ पर देखोगे 12 है, तुमको यहाँ 6 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक सवाल करोगे वैसे वैसे मैं बताऊंगी। इसमें चिन्हों का भी खेल होता है बेटा। जैसे यहाँ पर सारे जो संख्या है ना वो प्लस की है, अगर मान लो तुम्हें यहाँ माइनस मिल जाता तो जब तुम फैक्टर करते ना तो उसमें साफ सीधी बात है एक संख्या बड़ी आती और एक संख्या आपकी छोटी आती, तो बड़ी वाली संख्या आपको माइनस की लेनी होती है क्योंकि चिन्ह आपका माइनस का होता है। ऐसे करके कभी यहां माइनस मिलेगा, कभी यहां माइनस मिलेगा, कभी यहां प्लस मिल जाएगा तो कभी यहां माइनस मिल जाएगा, कभी दोनों आपको माइनस मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, तो हर कंडीशन को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी जैसे जैसे आगे आपके सवाल बढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी इस सवाल को मैं थोड़ा सा हल करके समझा देती हूँ कैसे। इसको हमको गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है और बेटा इसके मूल निकालने हैं। तो तुमने देखा मैम लास्ट में 6 है और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट 6 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 तिया 6 हो जाता है बेटा और 3 एकम 3 हो जाता है। यहाँ पर हमको मिला 2 और 3। अब तुमको इस 2 और 3 से ऐसा यूज करना है जो तुमको लास्ट वाली संख्या भी मिल जाए और बीच वाला 5 भी मिल जाए। अब देखो इस 2 और 3 का गुणा करने पर क्या तुमको 6 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मैम, 2 तिया 6। तो हमको लास्ट वाली संख्या तो मिल रही है, क्या बीच वाली मिल रही है? 3 में 2 को जोड़ोगे ना तो 5 मिलेगा। मैम 5 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, इसका मतलब है इसमें 2 और 3 का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा? 2 और 3 का। जब 2 और 3 का यूज होगा तो जरा इसको लगा दो। मैं लगाऊं इसको? देखो ऐसे तुम लिख दिया करोगे। 5 है ना, तो पहले चाहे 3 को लिख लो चाहे 2 को लिख दो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब सवाल में माइनस आ जाता है ना, उसमें खेल दूसरा हो जाता है, उसका तरीका अलग होता है, कैसे लिखनी होती है वो बाद में बताऊंगी। ऐसे तुमको लिख लेना होता है। अब तुमको ये अलग देखनी होती है, ये अलग देखनी होती है। देखो क्या इसमें कोई तुमको कॉमन चीज मिल रही है? मैम एक्स मिल रहा है, क्योंकि एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, बाकी 3 इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो यहां से एक एक्स हमने कॉमन ले लिया। यहां पर बेटा 2 एक्स थे तो 1 एक्स बचा। यहां पर 3 में से 1 बाहर चला गया, एक्स कितना बचा? यहां पर 3 बचा। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहां से बेटा एक्स बचा, और 2 तिया कितना हो जाता है मेरे लाल? 3 हो जाता है, बराबर 0 लिख दो। अब क्या लिखोगे? ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देना है और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देना, x + 2 बराबर 0। अब तुम जब बराबर 0 करके निकालोगे तो x बराबर -3 आएगा और x बराबर -2 आएगा। बस इतना सा ही गेम है इसमें, बस बेटा इतना सा ही गेम है। ठीक है, गुणनखंड विधि समझ में आई। अब चलो आगे करते हैं, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे तुमको हल करवा दिया करूंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, एक एक सवाल बहुत सरल तरीके से बताऊंगी, बहुत सरल तरीके से बेटा, इतनी सरलता से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात कर देते हैं। ये आपका बेटा प्रश्न है, आप लोग अपनी कॉपी पर प्रश्न नोट कर लेना। मैं यहाँ डालती हूँ अच्छा सा हल डाल दिया मैम, हल डाल दिया, चलो ठीक है हल डाल दिया। अब जब तुमने यहाँ पर बेटा हल डाल दिया, अब तुम्हारा पहला काम क्या है? पहला काम है बेटा तुमको लास्ट वाली संख्या देखना। मैम 10 है। अब देखो क्या x² के साथ कोई संख्या है? मैम नहीं है,
नहीं है मैम। जब नहीं है तो डायरेक्ट x 10 के फैक्टर करो, डायरेक्ट बेटा 10 के फैक्टर करो जरा। ठीक है, करो, यहां पर कर लो। ठीक है, 2 पंचे 10 होता है। ठीक है मैम, 5 एकम 5 होता है। ठीक है, अब यहां से तुमको 2 मिला और 5 मिला। अब देखो क्या इनका यूज करके तुमको लास्ट वाली संख्या भी बनानी है और बीच वाली संख्या भी बनानी है। करो जरा, 2 और 5 का गुणा कर दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। तो मैम हमको लास्ट वाली संख्या तो मिल गई, अब देखो बीच वाली मिल रही है क्या? अगर मैम 5 में से 2 घटा दे, 5 में से 2 घटा दे तो 3 मिल जाएगा, यानी कि 3 बीच वाला 3 भी मिल जाएगा। तो तुमको यहां से कौन सी संख्याएं मिली? 2 और 5। इसी से तुम्हारा सवाल बनेगा। ठीक है, 2 और 5। चलो बना दो सवाल को। यहां लिख दो बेटा मेरा, यहां लिख दो, इसको हल करो। एक्स स्क्वायर को सेम उतार देना। अब देखो यहां पर मेरे लाल माइनस दिया गया है। क्या है बेटा? माइनस दिया गया है। अब देखो यहीं पर खेल हो जाता है, यहीं पर संख्या रखने का खेल हो जाता है। देखो अगर तुम 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब तुम यहां क्या करोगे मैम? 5x माइनस 2x, और यहां पर तुम जो है ये वाला माइनस रखने दोगे। ऐसे करके तुम कर लोगे अगर तुमको नहीं पता होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, अगर तुम ऐसे रखोगे ना तो ये माइनस माइनस जुड़ के 7x हो जाएंगे, और ये तो है नहीं तुम्हारे सवाल में। तुम्हारे सवाल में बेटा 3x है। क्या है बेटा? 3x। तो तुमको चिन्ह देख के रखनी पड़ेंगी संख्या। अब देखो मैं बताती हूँ, एक्स स्क्वायर को ऐसा ही रखने दो। अब देखो बेटा गणित में रूल होता है, जैसे 5 और 2 है ना तुम्हारा, तो तुम 5x लिखो, 5x लिखो। बड़ी वाली संख्या को तुम माइनस में लिख दो। बस तुमको इतना याद रखना है, जब तुम्हारे प्रश्न में माइनस वाली ये बीच की संख्या हो, कौन सी हो बेटा? माइनस वाली हो, तो तुमको क्या कर देना है? तो तुमको बड़ी, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो माइनस की ले लेनी है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है मैम? 5 है, तो 5 को माइनस में ले लो, क्योंकि ऊपर वाला जो 3x है ना ये तुम्हारा माइनस में है, इसलिए माइनस में आंसर होना चाहिए। अब देखो जो 2 बचा उसको प्लस में लिख दो, क्योंकि यहाँ पर 5 था और 2 थे, तो 2x ऐसे लिख दो। और माइनस के 10 बेटा सेम उतार दो, माइनस के 10 सेम उतार दो, बराबर में 0 लिख दो। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2 घातें थी ना, एक घात बाहर चली गई, तो अंदर कितनी बची बेटा? 1x। माइनस लगा दो, इस 5x का x बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा बेटा? 5 बचा। ठीक है, प्लस उतार दो, 2 का 2 उतार दो। ठीक है, यहां से x आ जाएगा। अब देखो यहां पर कहोगे मैम यहां से x तो कॉमन लिया नहीं, क्योंकि बेटा यहां पर एक ही x है इसके पास, यहां पर 5 है, इस 2 से ये 5 कट रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। माइनस लगा दो, 2 पंचे 10 हो गया, यहां पर 0 लिख दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 5, इसको एक में हो गया, और x और प्लस 2 को एक में लिख दो जरा, x प्लस 2। ठीक है ना, x प्लस 2 बराबर 0। अब यहीं से बेटा तुम्हारे मूल आ जाएंगे, यहीं से मेरे लाल तुम्हारे मूल आ जाएंगे। कैसे बताती हूं, देखो ग्रीन कलर से करते हैं। ठीक है, यहां पर है तुम्हारा x माइनस 5 बराबर 0 है। ठीक है, और दूसरा है बेटा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों है। अब यहां से मूल निकालो, 5 को उधर ले जाओगे, इधर यहां ले आओगे ना 0 के इधर, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। अब x बराबर इस 2 को उठा के इधर ले जाओ, एक आंसर माइनस 2 हो गया। x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2। ठीक है ना, यही तुम्हारा आंसर निकल आया। ठीक है बेटा, यही तुम्हारा बेटा जी आंसर आ गया। ओके फाइन, आगे चले नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, चलते हैं। अब देखो ये दूसरा है, चलो जल्दी से इस पे हल डाल दो, हल डाल दो बेटा। हल डाल दिया मैम। हल डालने के बाद तुमको क्या करना है मैम? लास्ट वाली संख्या देखो क्या दी है मैम? 6 दी है। क्या दी है बेटा जी? 6 दिया है ना, ये 6 दिया है, लेकिन ये 6 तो दिया है, देखो ये 6 तो दिया है, क्या इसके संग कोई संख्या है मैम? 2 बैठी है, तो इस बार बेटा इस 2 का गुणा 6 में करो पहले, फिर फैक्टर करना। 2 छंग कितना हो जाएगा बेटा? 12। कितना हो जाएगा मैम? मैम 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 12 हो जाएगा।
12 हो गया ना। इस 12 के फैक्टर करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहां से ऐसी संख्या बनाओ जो तुमको लास्ट वाला 6 भी मिल जाए और बीच वाला 1 मिल जाए। ये x है ना, इसके संग कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसके संग 1 बैठा है। ठीक है ना, इसके साथ बेटा एक x बैठा है, तो हमको 6 लाना है और 1 लाना है। ठीक है मैम, 6 लाना है और 1 लाना है। जरा इससे करो, इससे करो बेटा। देखो 2 दूनी 4 होता है और इस 3 को अलग ले लो। अगर तुम 4 और 3 का गुणा करोगे बेटा तो तुमको कितना मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा। अब देखो सही मिल रहा है। तुम कहोगे मैम 6 नहीं मिल रहा, मैं भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज आ गई। 6 नहीं मिलना चाहिए, तुमको मिलना चाहिए 12, क्योंकि तुमने 2 का इस 6 में गुणा किया है। अब तुम भूल जाओगे यहाँ पर 6 रखा है, तुमको 6 नहीं दिखना चाहिए, तुमको यहाँ बेटा 12 दिखना चाहिए। तो लास्ट वाला तुमको 12 मिल रहा है ना, 4 3 12 मिल रहा है मैम, बिल्कुल लास्ट वाला तुमको 12 मिल गया। अब बीच वाला 1 निकालो, निकालो। अगर 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 भी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर तुमको 4 और 3 मिला। कितना मिला, 4 और 3। इसी से तुम्हारा सवाल बनेगा। बना दो सवाल, अपना सवाल बनाओ बेटा। यहाँ पर लिखो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखो। अब 4 में से यहाँ पर प्लस है तो कोई समस्या नहीं है, तुम कैसे भी संख्या लिख सकते हो। प्लस है ना, तो यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। जो चिन्ह दिया हो बस उसी की संख्या बड़ी लिख दो। माइनस दिया हो तो माइनस वाली संख्या, बड़ी संख्या माइनस की लिख दो। बीच में प्लस दिया हो तो बड़ी संख्या प्लस की लिख दो। तो बड़ी संख्या यहाँ पर प्लस दिया है बीच में, तो हम लोग बड़ी संख्या प्लस की लिखेंगे। ठीक है ना, बड़ी संख्या क्या है आपकी मैम, 4 है। 4x - 3x - 6। चिन्ह जो हो बस उसी पे ध्यान रखना, बस उसी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 2x स्क्वायर नोट कर दो ऐसे ही। ठीक, सॉरी यहां पर बेटा देखो, यहां पर तुमको 2x कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर 2 थी ना, 1 तो पावर बाहर चली गई, तो अंदर कितनी पावर बची मैम, 1। प्लस लगा दो, 2 दूनी हो जाएगा मैम, 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 4। इस 4 को 2 से काट दो, 1 सेकंड को ना, बस हो गया। ठीक है, इस 4 को 2 से काट दो, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। माइनस के 3 बाहर ले आओ, x ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं, माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं मैम, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे लाल, प्लस हो जाएंगे। प्लस हो गया। 3 का भाग 6 में दे दो, 3 दूनी 6, बस इतना सा ही इसमें गेम होता है, समझ गए ना। यहां पर लिख दो। अब देखो ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक जैसी हैं, तो एक जैसों को एक जैसों में लिख लो, x + 2 एक बार लिख लिया। 2x - 3 इनको एक में लिख लो, ये घर के बाहर बैठे हैं इसलिए इनकी दोस्ती करा दो। 2x - 3। अब यहां से बेटा अपने मूल निकाल लो, यहां से आप इसके मूल निकाल सकते हो। चलो करते हैं, यहीं पर कर दूं, उधर मत करो। देखो यहीं पर मैं बता देती हूँ, x + 2 है ना, x + 2 बराबर 0 लिखो, और यहाँ पे लिखो x - 3 सॉरी यहाँ पर 2x - 3 होगा, 2x - 3 बराबर 0। ठीक है ना, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया बेटा, और एक बार इसको लिया। यहां से x हो जाएगा, 2 इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना, एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। ठीक, यहां से बेटा 2x बराबर, इस 3 को इधर ले जाओ तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर बेटा आ जाएगा तुम्हारा 3/2। क्या आ गया मेरे लाल, 3/2। यही तुम्हारा बेटा आंसर हो गया, यही तुम्हारा बेटा आंसर हो गया। है ना सरल, कितना इजी है, कितना इजी है ना। इससे सरल क्या होगा, इससे सरल क्या होगा, चिन्ह अपने देख लेना, सही है सब कुछ। ठीक है, आगे चलो, ये वाला सवाल करते हैं। डरना मत बिल्कुल, क्योंकि इसमें रूट है। इसको मैंने किया हल, हल जब किया तो तुम इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है। लास्ट वाली संख्या देख लो क्या दी है मैम, ये दी है। क्या x² के साथ कुछ दिया है मैम, √2 बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा सोच क्यों रहे हो, इसका गुणा इसमें कर दो। चलो करते हैं बेटा। √2 का गुणा यहां पर करो, √2 का गुणा किसमें हो जाएगा, 5√2 में। किसमें बेटा, 5√2 में। जरा करो, 5 बेटा ऐसे ही रहेगा, √2 का गुणा √2 में होगा ना,
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब रूट वाली संख्या एक जैसी हो, सेम सेम हो, तो रूट हट जाता है और एक संख्या आ जाती है। तो यहाँ आ गया ना 5 दूनी 10, 10। अब यहाँ पर लास्ट में तुम क्या देखोगे, लास्ट में ये संख्या मत देखो, लास्ट में देखो कि यहाँ पर मैम 10 रखा है। कितना रखा है मैम? 10 रखा है। तो अब तुम क्या करोगे, 10 के फैक्टर करोगे ना, तो 10 के जरा फैक्टर कर लेना ऐसे करके। 2 पंचे हो जाएगा बेटा 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से संख्या बनाओ कि बीच वाला तुमको लास्ट वाला 10 भी मिल जाए और बीच वाला 7 भी मिल जाए, है ना। लास्ट वाला बेटा यहाँ पर ये तो है नहीं, यहाँ पर 10 है। ऐसे अपनी कॉपी में मत काट देना, मैं आपको आपकी उसके लिए बता रही, समझ में आए इसलिए। बीच का 7 है। अब देखो 5 का जब तुम 2 में गुणा करोगे ना, 5 है गुणे 2 है, 5 दूनी बेटा आपका 10 हो जाता है। तो लास्ट वाला 10 तो मिल गया मैम। और देखो 5 और 2 को जोड़ दोगे तो बीच वाला 7 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो यानी कि यहां से तुमको मिला 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। इसी से सवाल बनाओ √2x², इसको ऐसे ही रहने देना। √2 और x² को ऐसे ही नोट डाउन कर दो। √2 हो गया, ये x² हो गया, ठीक है। x² रूट के बाहर है, अंदर नहीं है। अब देखो प्लस है तो कोई समस्या ही नहीं है, 5 को किधर भी रख दो और 2 को किधर भी रख दो, लिख दो। चलो लिखते हैं बेटा 5 √2, सॉरी 5x लिखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 7x है ना, तो 5x में 2x जोड़ दो, 7x हो जाएंगे। और इसको बेटा सेम सेम नोट कर देना, इसको बेटा सेम सेम ऐसे नोट कर देना, ठीक है। अब यहां से जरा आगे करो। यहां देखो तुमको क्या चीज कॉमन मिलेगी, क्या चीज बेटा कॉमन मिलेगी। यहां से देखो तुमको मिलेगा x कॉमन मिलेगा। इस √2 को ऐसे ही लिख दो। इसका स्क्वायर था ना, एक बाहर चला गया तो एक बचा, ठीक है मैम। प्लस लगा दो, इसका x बाहर चला गया, इसका x बाहर चला गया तो कितना बचा, केवल 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ना तो x ही कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और ना कोई अदर संख्या। तो यहाँ से बेटा तुम √2 कॉमन ले लो अपना दिमाग लगा के। कैसे लोगे? अब देखो जब तुम यहाँ से √2 कॉमन लोगे ना, तो अंदर वाला जो 2 होगा वो √2 बन जाएगा। अंदर वाला ये 2 है ना, ये √2 बन जाएगा। जब तुम इस कोष्टक को खोलोगे तो तुम √2 और √2 का गुणा करोगे तो तुमको 2 मिल जाएगा। कौन सा 2? ये वाला 2, ये वाला 2 मिल जाएगा ना। बस ये वाला 2 मिलना चाहिए, ये वाला 2 मिल रहा है, ठीक है मैम। तो यहां से बेटा √2 कर दो। अभी भी समझ में आया? नहीं आया? इस √2 का इस √2 में जब तुम गुणा करोगे तो तुमको ये वाला बेटा 2 मिल जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। प्लस लगा दो, 5 बेटा वैसे ही रहने देना। यहाँ पर बेटा कोष्टक लगा के 0 लगा दो। अब ये √2 है ना, इस 5 का √2 तो बाहर चला गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल 5 लिखा है, ठीक है। इसके आगे जरा हल कर दो, इसके आगे बेटा हल कर दो। अब देखो ये वाली संख्या एक जैसी है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो √2 और x प्लस 5 प्लस बेटा 5, ठीक है ना, ये 5 हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में लिखो ये वाला x और ये वाला √2, x प्लस √2, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं से बेटा यहाँ से अपने मूल निकाल दो, यहाँ से बेटा अपने मूल निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं आपके मूल निकलवा देती हूँ। क्या है बेटा, √2 है और x है, प्लस में 5 है, बराबर में 0 है, ठीक है ना। एक ये हो गया तुम्हारा, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पर लाइन खींच दो, लाइन खींच दी ना। यहाँ पर दूसरा लिखना बेटा ये वाला x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ से लिखो बेटा, यहाँ से बेटा √2 और x बराबर कितना हो जाएगा, इस 5 को उधर ले जाओ तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। x लिख लो यहाँ पर √5 और इस √2 को नीचे ले आओ, यानी कि बटे में √2। यही तुम्हारा बेटा आंसर हो गया, यही तुम्हारा मेरे लाल आंसर हो गया, 5 बटे में √2। एक ये हो गया। अब यहां से निकालो x बराबर, इस √2 को इधर ले जाओ तो माइनस के √2। ये तुम्हारा बेटा जी आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर होगा। एक ये हो गया, ठीक है फाइन। आगे चलो, अगला करो। ये वाला सवाल देखो, इसमें भी थोड़ी सी खिचड़म पिचड़ी है,
इसको जरा हल डाल देना, हल। ठीक है, इसको जब तुम हल करोगे तो यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर है 1/8। इसको चलो मैं ऐसे ही करवा देती हूँ, ऐसे करवा देती हूँ। यहाँ पर जरा नोट करना, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 ये है ना, बराबर में 0 है। अब तुम पता है इसका क्या करोगे, इसको पता है क्या करो, इसको थोड़ा सा हल कर लो। कैसे, इस 8 का गुणा इस x में कर दो और इस 2 में कर दो। तो जब तुम इस 8 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है मैम, 8 दूनी 16, माइनस लगा 16x², 16x² माइनस लगा दो, 8 का गुणा x में करो तो 8x। ठीक है, और प्लस में 1 और नीचे वाला 8 खत्म हो गया। ठीक है ना बेटा, इतनी सी बात थी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो है मैम 1, यहाँ पर है बेटा जी 1। कितना है बेटा, 1 है। लेकिन देखो यहाँ पर आपका 1 है, लेकिन इस 1 के तो फैक्टर करोगे नहीं। मैंने क्या बताया, x² के साथ कोई संख्या बैठी है मैम, 16 बैठा है, तो 16 का गुणा इसमें करो, 16 एकम 16। अब यहाँ पर तुमको 1 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर कितना दिखना चाहिए मैम, 16 दिखना चाहिए। ठीक है, आपको 16 दिख रहा है तो इस 16 के फैक्टर कर लो। ठीक है ना बेटा, इस 16 के जरा फैक्टर करना, यहां से करो। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा तुम्हारा, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे हो जाएगा ना। अब तुम संख्या बनाओ, तुमको लास्ट वाला 16 भी मिले और बीच वाला 8 भी मिले। चलो करो, बीच वाला 8 और लास्ट वाला 16 मिले, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 इससे बन, ऐसे मैं बताती हूँ, अलग पेन से तुमको समझ में आएगा। 2 दूनी 4 इससे बन रहा है ना, और 2 दूनी 4 इससे बन रहा है, तो डबल 4 मिल रहे हैं हमको। अब देखो 4 का 4 में गुणा करोगे ना तो तुमको 16 मिलेगा, और लास्ट में क्या आया था, 16 एकम 16 आया था ना, 16। और देखो 4 और 4 को जब तुम जोड़ दोगे तो तुमको 8 मिल जाएगा। बीच में क्या है आपका 8 है ना, तो ये 8 मिल जाएगा। चलो करते हैं, यानी तुमको बेटा मिला है, तुमको मिला है 4 और 4। क्या मिला है मेरे लाल, 4 और 4, 4 + 4 = 8। ठीक है ना, 4 और 4 से सवाल बनाएंगे, 4 और 4 से सवाल बनाएंगे, तो 16x² तुम्हारा ऐसे ही रहा। अब देखो अगर तुम प्लस के 4x प्लस के 4x ऐसे लिखोगे ना तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो 8x है ना वो तुम्हारे माइनस के हैं। जब तुम्हारे ये माइनस के हैं, जब दोनों संख्या माइनस की, एक जैसी दो संख्या माइनस की होती है ना तो वो जुड़ जाती हैं। ये माइनस का 4x जुड़ के माइनस के 8x हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे बच्चे, एक जैसी संख्या अगर माइनस में दी हो तो वो बेटा जुड़ जाती है। ठीक है ना, अब देखो इसको करो, 16x² हो गया, माइनस के 4x हो गए और माइनस के 4x हो गए, प्लस का 1 ऐसे ही उतार लो, बराबर 0 लगा दो। अब यहाँ पे करो बेटा, तुम्हारा 4 और x कॉमन आ जाएगा। मैं कॉमन लेना भी तुमको बता रही हूँ। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो एक तो x बाहर आ जाएगा, एक बेटा क्या बाहर आएगा, एक तो x आएगा, और यहाँ पर बेटा 4 है, यहाँ 16 है, तो 4 16 से कट जाएगा ना, 16 4 से कट जाएगा, तो 4 भी कॉमन ले लो, 4 चक्कू 16, और यहाँ पर 2 घाते थी ना, अब एक बची, माइनस लगा दो, 4x पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बचा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पर बेटा अंदर बचा 4x। अब देखो माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से उतार दो, बराबर लगा दो 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो अब क्या आ रहा है, इसको और इसको, ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो इसको एक कोष्टक में लिख दो ऐसे करके, और 4x - 1 ये दोनों बाहर के हैं तो इसको कोष्टक में लिख दो। अब देखो ये आ गए ना तुम्हारे, अब इनसे अपना बेटा मूल निकाल लो, इन्हीं से अपना बेटा जी मूल निकाल लो। मैं निकलवा देती हूँ। देखो क्या है मैम, 4x - 1 बराबर 0, और दूसरी बार में भी है 4x - 1 बराबर 0। दोनों बार में मैम यही है, दोनों बार में बेटा आपका यही है, तो यहां से 4x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/4 हो जाएगा। x बराबर बेटा 1/4 हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। इसमें भी यही आएगा, x बराबर 1/4। ठीक है ना, तो यही बेटा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। ठीक है ना, यही तुम्हारा सवाल था। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला देखो,
इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा, इसमें हल डाल दो, इसमें हल डाल दो। इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो बेटा जी लास्ट में है एक, लास्ट में आपको एक मिल रहा है और एक्स स्क्वायर के साथ 100 बैठा है, यानी कि इस 100 का गुणा पहले एक में करो, यानी यहाँ पर 100 आ गया। अब तुमको यहाँ पर एक नहीं दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए बेटा, 100। अब यहाँ पर 100 है तो 100 के फैक्टर करो, 100 के फैक्टर करो, करो जरा यहाँ पर 100 के फैक्टर करो। यहां से कर लो बेटा, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 5, 25 बार कटेगा, 5 एकम 25 और 5 एकम 5। अब देखो यहां से तुमको बेटा जो तुम बनाओगे ना उसमें तुमको क्या मिलना चाहिए, एक तो तुमको लास्ट वाला 100 मिलना चाहिए मैम, एक तो लास्ट वाला 100 मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए, और तुमको बीच वाला 20 मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो 100 और 20 बनाओ, 100 बनाओ और 20 बनाओ, कैसे, अगर तुम 5, 2 और 5 को संग में ले लो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इस 2 और 5 को संग में ले लो तो भी तुम्हारा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 और 10 का यूज करो। जब तुम 10 में 10 का बेटा गुणा करोगे तो तुम्हारा लास्ट वाला 100 भी आ जाएगा, और जब 10 में 10 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा बीच वाला 20 भी आ जाएगा, यानी कि तुमको यहाँ से संख्याएं क्या मिली मैम, 10 और 10, 10 और 10 मिली ना, ठीक है। इसको हल करो, 10 और 10 से बेटा इसको हल करो, ठीक है, करो जरा हल, ठीक है। यहां पर लिखो 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर। अब देखो 20 है, अब 10 और 10 को जोड़ना है, लेकिन 20 किसका है, माइनस का है, तो दोनों संख्याएं आपकी कैसी होंगी बेटा, माइनस की, कैसी होंगी मेरे बच्चे, माइनस की, तो माइनस का tan x और माइनस का tan x, ठीक है, प्लस में 1 लिख दो, बराबर लिख दो 0, ठीक। अब यहां से जरा आगे का करना, हल करो। यहाँ पर बेटा 10x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, अब अपना दिमाग लड़ाओ, मैं बहुत बता चुकी हूँ। यहाँ से बेटा 2 घाते हैं तो 1 घात हो जाएगी, और यहाँ पर 10 से 100 काटो, 10 बार कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा 1 बचेगा तुम्हारा, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लो। यहाँ पर tan x और माइनस प्लस कितने होगा, माइनस का 1, tan x माइनस का 1, tan x और माइनस प्लस माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0। अब यहां से जरा हल कर दो, यहां से बेटा हल कर दो, ठीक है। देखो यहां से मेरे लाल हल कर दो, ये ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो ये एक जैसे हैं, ये इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, tan x माइनस 1, और ये बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लो, tan x माइनस 1। यहां से भी बेटा तुम्हारे एक ही जैसे मूल बनेंगे, देखो कैसे कैसे बनेंगे, यहां से लिखो tan x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, बीच में लाइन खींचो, अब दूसरा वाला ले लो, tan x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से tan x बराबर कितना हो जाएगा, इस 1 को इधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1/10, ठीक है ना। इसको जब हल करोगे तो tan x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10, यही तुम्हारा बेटा आंसर आ जाएगा, यही तुम्हारा बेटू आंसर, ठीक है ना। x बराबर 1/10, x बराबर 1/10, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये वाले तुम्हारे प्रश्नावली के सवाल आ गए, सवाल आ गए। अब इसको पढ़ो जरा, इसको पढ़ते हैं, चलो क्या कह रहा है। देखो प्रश्न नंबर है आपका 2, प्रश्न 1 में तो वो वाले थे सारे, अब प्रश्न 2 पढ़ो। कह रहा है उदाहरण 1 में, आपकी बुक में बेटा उदाहरण 1 दिया था, प्रश्नावली 4 पॉइंट कौन सी पढ़ रहे हैं, 2 है ना, ठीक है, इसमें आपका उदाहरण 1 दिया गया था, उसी उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करना है, ठीक है। ये मैंने आपका उदाहरण 1 उतार लिया है। उदाहरण 1 आपका क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। स्थिति आपकी क्या दी गई है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है जॉन और जीवांती, जॉन है और एक जीवांती है, 2 लोग हैं। कह रहा है दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि कुछ जॉन के पास कंचे रहे होंगे और कुछ जीवांती के पास रहे होंगे, दोनों के कंचों को मिलाकर कुल कितने हैं बेटा, 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, दोनों ने अपने पास से 5-5 कंचे खो दिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है ना। कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कोई परेशानी मत लेना, अपने दिमाग पर लोड मत लेना, बहुत आसान सवाल है, मेरी बात मानो, इसको हल डालो, फिर एक एक स्टेप धीमे धीमे करेंगे, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हल डाल दो,
इसको बेटा तुमने हल डाल दिया, ठीक है ना, हल। अब जब तुमने इस पर हल डाल दिया, देखो ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, एक एक स्टेप बेटा आपको बताऊंगी, बहुत आराम से बताऊंगी। देखो कह रहा है, अब इन सवालों में मैंने हर बार बताया है आपको और इस बार भी बता रही हूं कि जो चीज पूछी जाए पहले उसको देखो। क्या पूछ रहा है, कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास, यानी कि किसके पास, जॉन के पास और जीवांती के पास कितने कितने कंचे थे, यानी कि अलग अलग कंचे पूछ रहा है कि जब शुरुआत में थे, आरंभ में थे तो कितने थे। तो हमें पता तो है नहीं कि कितने थे, तो मान लो, लिखो माना आरंभ में ही तो पूछा है उसने, माना आरंभ में पहले लिखो जॉन के पास, दोनों के पास अलग अलग मानने पड़ेंगे। जॉन के पास कंचे थे। जॉन के पास बेटा कितने कंचे तुम मान सकते हो, x मान लो, ठीक है, x मान लो। अब जीवांती के पास भी मानने होंगे, तथा लिखो, तथा माना। अब ऐसे माना बार बार मत लिखना, नहीं तो जो है तुम्हारा, तथा ऐसे लिख दो, माना आरंभ में जॉन के पास, आरंभ में जीवांती के पास, है ना। अब जीवांती के पास मानना है हमको, जीवांती के पास कंचे थे कितने, 22 मान लो, ठीक है ना, 22 मान लिए, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, पहले तुम यहां पर लिख लो प्रथम शर्त के अनुसार बेटा जी वो आपसे क्या कह रहा है, देखो प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर, क्या कह रहा है, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, कुल मिलाकर 45 है ना, तो इसका बना दो। तो ये है तुम्हारे जॉन के पास कंचे कितने हैं, मैम x हैं, और जीवांती के पास हैं 22। ये कुल मिलाकर, यानी कि इनको दोनों को जोड़ दिया, कुल मिलाकर कितने हैं बेटा, 45 हैं। ये तुम्हारा बन गया बेटा समीकरण 1, बन गया ना, कितनी आसानी से बन गया, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, यहां से तुम कुछ x की वैल्यू निकाल लो। प्रश्नावली में पहले हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, है ना, उसी को लगा दो, दिमाग मत लगाओ, खाली यहां से x का मान निकालना है, या x का निकाल लो या y का निकाल लो, आगे काम आएगा, इसलिए कह रही हूं। देखो x बराबर लिखो, यहां से 45 ऐसे ही रहेगा, इस y को उधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास x की अच्छी खासी वैल्यू आ गई, अब ये बेटा काम आ जाएगी, ये वैल्यू तुम्हारे काम आ जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना। अब आगे प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कह रहा है, यहां से पढ़ो, देखो यहां से दिख रहा है ना तुमको, देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो ये वाली कंडीशन लगाओ, लिखो यहां पर, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों लोगों ने अपने कंचों में से 5-5 कंचे खो दिए ना, खो देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब खो देंगे, उनके पास x कंचे थे, x के पास, जॉन के पास x कंचे थे और जीवांती के पास 22 थे, ठीक है। जॉन ने 5 कंचे खो दिया, यानी कि x में से उसके 5 कंचे कम हो गए, जीवांती ने भी 5 कंचे खो दिए, यानी कि 22 में से 5 कंचे कम हो गए, ठीक है। तब लिखना तो जब कंचे खो दिए तो जॉन के पास कितने कंचे बचे, जॉन के पास कंचे कितने बचे बेटा, यहां पर बचे x में से 5 खो दिए, ठीक है ना। अब लिख दो जीवांती के पास कंचे, जीवांती के पास कितने बचे, जीवांती के पास कितने बचे बेटा, 22 में से उसने 5 खो दिए, ठीक है मैम, बस इतना ही सा खेल था, ठीक है। अब आगे देखो, एक एक स्टेप बता रही हूं ध्यान से। और क्या कह रहा है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कह रहा है खो दिए, फिर उसके बाद उन दोनों के जो जितने भी कंचे बचे ना, उन दोनों का जो गुणनफल है वो 124 है, यानी कि उसने 5 कंचे खो दिए और उसने भी 5 कंचे खो दिए। अब इन दोनों
कंचों जो खोने के बाद जो कंचे बचे, ये वाले बचे ना, अब इनका जो गुणनफल है वो है 124। बस यही तुमको लगाना है, ठीक है बेटा, बस यही तुमको लगाना है, ठीक है ना। अब लिखो द्वितीय शर्तानुसार, यहां पर लिखो बेटा द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम तो हो गई ना, प्रथम वाली हो गई, द्वितीय शर्तानुसार, प्रथम में दोनों को जोड़ा था, द्वितीय शर्तानुसार लिखो जरा। द्वितीय शर्तानुसार आपका हो जाएगा बेटा, कह रहा है जब खो दिए उसके बाद गुणनफल, यानी कि खोने के बाद ये वाले बचे, ये बचे और ये बचे, तो लिखो ये वाले बचे खोने के बाद और ये वाले बचे। अब कह रहा है इनका गुणनफल, गुणनफल यानी कि इंटू कितना है 124 है, ठीक है। अब इसको जरा लगा दो, अभी ऐसे मत लगाना, देखो हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है, कितनी है बेटा 45 माइनस वाई, इसीलिए निकाली थी। इस x की जगह 45 माइनस वाई रख दो, इस x की जगह 45 माइनस वाई लिख दो, इससे सवाल आसान हो जाएगा। लिख दो 45 माइनस वाई और माइनस के 5 आपके ऐसे ही रहेंगे, इंटू कर दो, यहां पर आपका बाई माइनस 5 और बराबर में 124, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो माइनस के बाई ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, 45 में से 50 गए, सॉरी 5 गए, तो यहां पर आपके 40 बचे, ठीक है, 40 बचे, इंटू कर दो बाई माइनस 5 बराबर 124, ठीक है ना, फाइन। अब इसका और इसका गुणा कर दो, डायरेक्ट कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं, नहीं तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। लिखो 40 माइनस बाई, ठीक है, बाई माइनस 5, ध्यान से करना बेटा, ठीक है ना। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 बाई, ठीक है ना, 40 का 5 में गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 40 है, माइनस के 5 है तो माइनस का 200, ठीक है, और प्लस का बाई है तो माइनस का बाई है तो माइनस के बाई स्क्वायर, ठीक है ना, 40 बाई आएंगे प्लस के, अब यहां से करो, माइनस का बाई स्क्वायर आया, ठीक है, 40 और 5 45, प्लस के 45 बाई आए, ठीक है ना बेटा, दिख रहा है, और माइनस के 200 आए, ये आया तुम्हारा गुणा। अब इसको यहां पर लिख दो, माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 45 बाई और 200 कितना है माइनस का 200, ठीक है ना। अब एक काम करो, इस 124 को इधर बुला लो, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर लिख दो 0, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं इतने में। अब इसको जरा करो, माइनस के बाई स्क्वायर कर दो, प्लस के 45 बाई ऐसे ही रहेंगे। अब 200 भी माइनस के हैं और 124 भी आपके माइनस के हैं, है ना, 200 भी माइनस के हैं, 124 भी, दोनों माइनस के हैं, जोड़ दो, 4 2 2 1 3, कितने आए बेटा 324, माइनस के 324 बराबर 0। अब देखो यहाँ माइनस का है, ये सब माइनस के बाई स्क्वायर है, ज्यादातर प्लस में होता है, तो एक काम करो दोनों तरफ सॉरी एक काम करो, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दो, ऋणात्मक चिन्ह का गुणा कर दो, ठीक है ना। चलो लिखते हैं बेटा, लिखो माइनस का गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणा कर दो जरा। जब तुम गुणा करोगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, कैसे, प्लस माइनस का बाई स्क्वायर है तो प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 45 बाई है तो माइनस का 45 बाई हो जाएगा, ठीक है बेटा, माइनस का 324 है तो प्लस का 324 हो जाएगा। अब ये इजी हो गया ना, जैसे तुम लगाते हो। अब तुम देखो क्या बाई स्क्वायर के संग कोई संख्या है, मैम नहीं है, तो डायरेक्ट 324 के फैक्टर कर दो। कहां पर करोगे बताओ, कहा, यहां पर कर दें, चलो यहां पर कर देते हैं 324, ठीक है, करो जरा, 2 एकम 2 2 छंग 12 2 दूनी 4, सही कटाना, 2 एकम 2 2 छंग 12 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 3 एम 27, ठीक है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 3 एम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब यहां से ऐसी संख्या बनाओ जो तुमको 324 भी मिल जाए और 45 भी मिल जाए। चलो बनाते हैं, यहां से क्या है बेटा, 2 दूनी 4 4 तियों 12 12 तियां 36, ठीक है, 12 तियां कितना हो गया बेटा, यहाँ पर एक तो मिला हमको 36, 3 तियां 9 3 तियां 9, देखो 36 और 9 का गुणा करोगे ना तो तुमको 324 मिलेगा, ठीक है बेटा, और 36 और 9 को जब जोड़ दोगे तो तुमको बीच वाला 45 मिलेगा, 9 6 15 3 1 4, ठीक है ना। तो यहां से तुमको कितना मिला, एक तो 36 मिला बेटा और एक 9 मिला, 36 और 9 से तुम्हारा सवाल बनेगा, निकालो बाई स्क्वायर। अब देखो तुमको 36 और 9 को जोड़ना है तो दोनों संख्याएं तुमको माइनस में लेना,
क्योंकि तुम्हारी 45 जो है वो माइनस की है, 45 है बेटा वो माइनस की है, तो जोड़ना है तो ले लो माइनस के 36 और माइनस के 9 दोनों माइनस के, क्योंकि माइनस के 45 है, 324 बराबर 0। ठीक है, यहां से बेटा बाई कॉमन ले लो, 1 अंदर बचा, 36 बचा। ठीक है ना, 9 कॉमन ले लो, बाई ले लो। ठीक है, 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक जैसों को एक ब्रैकेट में लिख लो 22-36 और बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लो 22-9 बराबर 0। यहां से मूल ज्ञात कर दो बराबर 0 लगा के लिखो 22-36 बराबर 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर 36, y बराबर 36। ठीक है ना, एक तुम्हारा आंसर जे आ गया। अब लिखो y बराबर 9, y बराबर 9, y माइनस 0 ऐसे नहीं, y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से y बराबर 9, y बराबर 9। ठीक है ना, अब देखो क्या क्या उसमें पूछा था, क्या क्या उसमें पूछा था, क्या क्या बेटा उसमें पूछा था। अब देखो y का मान है ना, y का मान इसमें देखो, y का मान आ गया, 1 का मान आ गया। अब तुम इसमें 36 भी लेके भी कर सकते हो और 9 लेके भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमसे वो कह क्या रहा है, हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो लिख दो बाई को मान लो 9, अगर तुम बाई मानोगे ना 9 मानोगे, यानी कि बाई को जीवांती के पास 22 कंचे थे, यानी कि 9 कंचे थे। और जॉन के पास कितने कंचे थे ये निकालना है ना, तो इसमें वैल्यू रख दो। x बराबर 45 माइनस 22 है ना, इसमें वैल्यू रख दो। तो x बराबर 45 में से ऐसे करके 9 को घटा दो, तो यहां से तुम्हारे बेटा यहां से तुम्हारे 6, ठीक है ना 36, यहां से तुम्हारे 36 कंचे हो जाएंगे, x बराबर 36 हो जाएंगे, x बराबर मेरे गुड्डा 36 हो जाएंगे। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जॉन के पास 36 कंचे थे और जीवांती के पास 9 कंचे थे। ठीक है ना, यही बेटा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक, ये तुम्हारा सवाल है। अब देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डालो हल, इसमें हल डालते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो जो चीज पहले पूछी जाए पहले वो ज्ञात कर लो, पहले वो देख लो कि क्या पूछ रहा है, उससे सवाल बन रहा है कि नहीं। नहीं ऐसे पढ़ोगे तो खिचड़ी बन जाती है क्वेश्चन की। कह रहा है हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी इसमें खिलौनों की बात हो रही है। देखो कैसे, अब हमें उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हमें पता तो है नहीं, तो तुम मान लो सवाल मैं भी पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि समय बचाकर कैसे करते हैं। जब तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना तो नजर मारो कि पूछा क्या है। उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या पूछी है, तो पहले मैं उसी को मानते हैं। लिखो उस दिन जो चीज पूछी जाए उसको मान लो। उस दिन निर्मित किए खिलौनों की संख्या, किए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान लो, हर सवाल में मानते हैं मैम x मान लेंगे। ठीक है बेटा, x मान लो। अब पढ़ो सवाल, ठीक है। अब सवाल पढ़ो तुम, क्या कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, कोई कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बना रहा है। कुछ की जगह 10 भी बना सकता है, 20 भी बना सकता है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, अब कह रहा है अगर उसने कुछ खिलौने बनाए, कुछ में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसने 20 खिलौने बनाए तो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि इसमें से जो एक एक खिलौने का मूल्य होगा ना अलग अलग, उन 20 खिलौने में अलग अलग खिलौने का मूल्य, जैसे इसमें पहले एक खिलौना होगा फिर दूसरा होगा, तो अलग अलग खिलौने का, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है 55 में से क्या कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या
घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। दिमाग घूम गया ना, लेकिन बहुत इजी है। देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, 55 हमने उतार लिया, 55 में से क्या करना है, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। एक दिन में बेटा निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, की संख्या को घटाने से, किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दो, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखो कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जो खिलौने बनाए गए हैं ना x, उसको घटाने से क्या प्राप्त होता है बेटा, मूल्य। क्या प्राप्त होता है बेटा जी, मूल्य प्राप्त होता है, मूल्य प्राप्त होता है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है। अब देखो उसने इतने खिलौने बनाए होंगे ना, उसने x खिलौने बनाए होंगे, तो x में 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, 50 भी हो सकते हैं। तो उनमें से जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, उसकी लागत क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, लिखो लिखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, 55 में से, क्या बता रहा है, 55 में से घटा दो भैया, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए, एक दिन में कितने निर्मित खिलौने किए गए, x, निर्मित किए गए खिलौनों में इसकी संख्या को क्या करने पर, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर क्या है, उसका मूल्य। ठीक है, यही तुमसे पूछा गया है। 55 माइनस x एक खिलौने का मूल्य है, 55 माइनस x एक खिलौने का बेटा मूल्य है। ठीक है ना, एक खिलौने का बेटा जी मूल्य है, ये रुपए में हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि कोई ऐसा एक दिन था जिसमें खिलौने बनाए गए और उन खिलौनों को बनाने में जो लागत लगी वो कितनी है बेटा, 750। अब यहां पर लिखो प्रश्नानुसार, यहां पर लिखो प्रश्नानुसार, फिर मैं तुमको समझाती हूं कि ये क्या बता रहा है। प्रश्नानुसार, अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम एक साबुन 5 रुपए का लाते हो, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे 10 साबुन मंगाऊं तो क्या उस 10 में 5 का गुणा नहीं हो जाएगा, 50 हो जाएंगे। अगर एक साबुन 5 का लाए तो 2 साबुन 10 के आएंगे, 3 साबुन जो है 15 के आएंगे, 4 साबुन 20 के आएंगे, 5 साबुन 25 के आएंगे, 6 साबुन 30 के आएंगे, है ना, 5-5 बढ़ाते चले जाओगे, यानी कि उस 10 साबुन में एक साबुन के रेट का गुणा हो जाएगा, तो ये 50 के आएंगे 10 साबुन। ठीक है ना, ऐसे सवाल बचपन में लगाए होंगे कि एक साबुन 5 रुपए का आता है, तो बताओ 10 साबुन कितने रुपए के आएंगे, तो 5 में 10 का गुणा हो जाता था। ऐसे ही बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कि एक दिन में खिलौने बने होंगे x, ठीक, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य रहा होगा बेटा 55 माइनस x, और जो लागत लगी थी वो कितनी थी बेटा जी, 750, यानी कि एक खिलौने में लगी लागत में किसका गुणा हो गया, कुल खिलौने में इसका गुणा हो गया। अब ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये एक साबुन का मूल्य है 5 रुपए और ये 10 साबुन है, तो 10 में 5 का गुणा हो गया 50 हो गया। ऐसे ही ये एक खिलौने का मूल्य है और ये कुछ खिलौने हैं, तो उसमें इसका गुणा हो गया। ठीक है, समझ में आया, ठीक है मैम, समझ में आ गया, क्योंकि जितना, जैसे एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 10 में 5 का गुणा हो जाएगा। एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है, तो x खिलौनों का मूल्य कितना होगा, x में 55 माइनस x का गुणा हो जाएगा, और वो कितने के बराबर है बेटा, 750, आपकी किताब में दिया हुआ है। इसको जरा हल कर लो, x का गुणा अंदर करो तो 55x हो जाएगा, 55x, ठीक है ना, और माइनस के x स्क्वायर बराबर के 750। अब यहां से जरा बनाओ, माइनस के x स्क्वायर बचे प्लस के 55x है, ठीक है, 750 को इधर ले आओ, बराबर कर दो 0,
ठीक है ना। अब पूरी संख्या में जो है माइनस का गुणा कर लो, माइनस का गुणा कर लोगे ना पूरे समीकरण में तो चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस के 55x और प्लस के 750। अब इसके जरा फैक्टर कर लो, इसमें लगा दो तुम अपनी प्यारी सी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि लगा दो बेटा। अब देखो 750 है, क्या 750 के साथ में कोई इसके संग में कोई संख्या है? मैम नहीं है, तो डायरेक्ट 750 के फैक्टर करो। कितने के करोगे बेटा? 750 के करो जरा, करो जरा, पहले फैक्टर कर लो। 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 हो गया, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे। यहाँ 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा मेरे लाल, 5 से काटो, 5 7 35 और 2 बचे 55 25। 5 एकम 5, 55 25, 5 3 15 और 3 एकम 3। अब बनाओ सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यहां पर उतार लो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के है 750, यही है ना, ध्यान से देख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से तुम्हारा ना 750 बनना चाहिए और बीच वाला 55 बनना चाहिए, बीच वाला बेटा 55 बनना चाहिए, सही है ना सवाल, सही है ना, देख लो, ठीक है। बीच वाला 55 बनना चाहिए और लास्ट का 750। देखते हैं यहां से, देखो 5 3 बन रहा है 15, ठीक है ना, 5 3 15 बन रहा है, ठीक है। 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। तो यहां से देखो एक तो हमको 30 मिला, 5 3 15, 15 दूनी 30। अब ये वाला 5 बचा, ये वाला 5 बचा, 55 25 होता है। तो देखो 30 और 25 को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हें 55 मिलेगा, ठीक है। और 30 और 25 का जब तुम गुणा करोगे तो तुमको बेटा 750 मिलेगा। यहां से तुमको 30 मिला और 25 मिला, इसी से सवाल बनेगा। बनाओ जरा 30 और 25, चलो लिखते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दो, 30 और 25 को जोड़ना है इसलिए दोनों संख्याएं बेटा माइनस में लिखना, 750 लिख दो बराबर 0 लगा दो, ठीक है ना। यहां से लिखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यों लिखोगे, कॉमन लेना है ना, एक्स स्क्वायर मत लिखो, कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस के 25 कॉमन ले लो तो x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 25 का 750 में भाग दोगे तो 30 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो एक जैसों को एक जैसों ब्रैकेट में रख दो, ये और ये एक जैसे हैं तो x माइनस 30 हो गया और x माइनस 25, इसको अलग ब्रैकेट में रख दो। यहां से बेटा, यहां से देखो निकालते हैं मूल, यहां से x माइनस 30 बराबर 0 करोगे और यहां से x माइनस 25 बराबर 0 करोगे, ठीक है। अब देखो x यहां से 30 है, x बराबर बेटा यहां पर 30 हो जाएगा, यहां से x बराबर 25 हो जाएगा। अब यहां से दो आंसर आया ना, x बराबर 30 और x बराबर 25, ठीक है। अब देखो x, अब तुम x की वैल्यू चाहे यहां पर 30 मान लो चाहे 25 मान लो, ठीक है ना। जो तुमने x माना था कि उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी थी, उस दिन 25 भी खिलौने बन सकते थे और 30 भी बने होंगे, इन दोनों में से कोई एक मान लो, आंसर दोनों सही होंगे। क्योंकि तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, ये तुम इन दोनों में से कोई भी बेटा मान सकते हो, दोनों आंसर तुम्हारे सही होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो तुमसे कह देता, मान लो कह देता कि एक खिलौने का मूल्य बताओ, तो पता है तुमको क्या करना पड़ता, तो तुमको इसमें x की वैल्यू रखनी पड़ती। जब तुम उसमें x की वैल्यू रखते, अब तुम कहोगे मैम 30 रखते या 25, तुम कोई सी भी रख देते, चाहे 30 रख दो चाहे 25 रख दो, दोनों आंसर सही हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी का नाम है मूल, इसीलिए इसका शब्द यूज किया जाता है बेटा मूल, मूल है ना, मूल। चलो करते हैं, इसको हल करो जरा, इसको हल करो बेटा, इसको हल करोगे तो क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो तुमको दो संख्याएं पता तो है नहीं, लिख लो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या मान लोगे बेटा, हमेशा की तरह x, तथा दूसरी संख्या मान लो y, तथा दूसरी संख्या मान लो
दूसरी संख्या बराबर बाई, ठीक है ना। अब देखो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, लिख देना प्रथम शर्तानुसार, मैं लिखूंगी शर्त 1। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, जिनका योग 27 हो तो x और y का योग कितना हो जाएगा 27। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 लिख दो। यहां से किसी एक की भी वैल्यू निकाल दो, चलो x की निकाल लेते हैं, 27 माइनस y, ठीक है ना। अभी ये तुम्हारे काम आएगा इसलिए वैल्यू निकलवा दी। अभी बेटा ये तुम्हारे काम आएगा 27 माइनस y, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त लिख दो, कह रहा है जिनका गुणनफल 182 है, शर्त 2 डालो, शर्त 2 डालो। गुणनफल कितना है बेटा, इन दोनों का गुणनफल 182 है, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 182, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू तुमने निकाली है 27 माइनस y, यहां से लिखो 27 माइनस y और y, कुछ नहीं किया है, x की जगह पर x का मान रख दिया है, ठीक है। यहां से इसका अंदर गुणा कर लो तो यहां से बेटा हो जाएगा 27y माइनस के y स्क्वायर और बराबर के 182। इसको जोड़ तोड़ के हल करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, यहीं पर करेंगे, ठीक है ना। करो, यहां पर है बेटा माइनस का y स्क्वायर प्लस का 27y है, प्लस का 27y है, बराबर के हैं बेटा जी 182। बराबर मत लिखो, बराबर मत लिखो, 182 को उधर बुला लो क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत भी तो पड़ेगी ना। अब पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना, करने पर जब तुम गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारा, बाई स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे, 27 बाई माइनस के हो जाएंगे और 182 तुम्हारे प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लो, बाई स्क्वायर के संग कोई संख्या नहीं बैठी है तो डायरेक्ट 182 के फैक्टर कर दो तुम, ठीक है। 2 2 ने 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। देखो अब क्या है, बीच वाला 27 मिल जाए और लास्ट वाला 182 मिल जाए, देखते हैं। चलो 2 सत्ते 14, 14 और 13 से बन रहा है क्या, 14 और 13 से बन रहा है क्या, देखो 4 3 7 1 1 2, ठीक है। देखो तुम जब 14 और 13 का गुणा करोगे तो तुमको जो है 182 मिलेगा और 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि तुमको 14 और 13 मिला है तो लिखो 14 बाई माइनस के 13 बाई। अब देखो बेटा दोनों चीजें दोनों संख्याएं माइनस की होंगी क्योंकि माइनस का 27 बाई है, ठीक है। यहां से 182 लिख दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां से बेटा बाई कॉमन ले लो तो यहाँ 2 घातें थी, एक चली गई तो बाई, माइनस के 14, ठीक है ना। 13 बाहर ले लो, बाई माइनस प्लस कितना हो जाएगा बेटा जी, माइनस हो जाएगा। 13 का 182 में भाग दोगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मूल निकाल दो, बाई माइनस 14 बराबर, सॉरी अभी मूल कहाँ आएंगे, अभी एक जैसों को एक ब्रैकेट में लिखो और बाई माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिखो। अब निकालो मूल, निकालो बेटा, बाई माइनस 14 बराबर 0 लिखो, यहां से तुम्हारा आएगा बाई बराबर 14, ठीक है ना। अब देखो बाई बराबर 13 लिखो, बाई माइनस 13 बराबर 0 लिखो, यहां से तुम्हारा आएगा बाई बराबर 13, ठीक है ना। यही तुम्हारा मेरे बच्चे आंसर है। क्या पूछा गया था, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो एक संख्या तुम्हारी आ गई, अब 2 संख्याएं इसमें यही पूछा है क्या, इसमें मान रख दो, इसमें मान रख दो, मान रख दो, x मानी थी ना पहली संख्या, चाहे 13 उठा के रख दो चाहे 14 उठा के रख दो, बाई का मान 13 और 14 आया है तो इसमें जब तुम मान रखोगे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x बराबर, इससे कर रहे हैं ध्यान रखना, बाई की जगह पर 14 रख दो, चलो 14 रख दो, 14 रखोगे ना तो x की मान यहां से क्या आएगी, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, यहाँ पर 3 बचे और 1 बचा, 13, ठीक है ना। 13, ये देखो आंसर आ गया ना, 13 और 14, x बराबर 13, y बराबर 14, y बराबर 14, यही बेटा तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। एक का मान आ जाता है तो दूसरे में रख दो, नहीं यहीं से आंसर तुमको मिल जाता है, ठीक है। चलो देखो, ठीक, ये वाला देखो हल डालो, चलो उसमें हल डालो, ठीक है। अब देखो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है, 365 है। अब यहाँ पर उसने शब्द किया है क्रमागत, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था
कि क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से चलना, क्रम से चलना। जब तुम्हें एक में एक जोड़ोगे तभी तो दो मिलेगा। अगर तुमने पहली संख्या x मानी है, पहला पूर्णांक x माना है, तो तुमको अगला पूर्णांक चाहने के लिए उसमें x में एक ही तो जोड़ना पड़ेगा। तो दो क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे, x और x प्लस 1। ये मैंने आपको कल बताया था। तो लिखो माना, माना, माना पहला पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। अपनी सवाल वाली भाषा ही इस्तेमाल किया करो। पहला हो जाएगा तुम्हारा x और दूसरा क्या हो जाएगा क्रम से चलने पर x प्लस 1। लिखो तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1। ठीक है ना, x प्लस 1। अब लिख दो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है। लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है ना। तो x का वर्ग करो, इसका वर्ग करो, क्या है योग है, तो योग का चिन्ह लगा दो। x प्लस 1 करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि वर्गों का क्या है योग है। कितना है बेटा, 365 है। ठीक है, इसको हल कर लो। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब तुम कहो ये तुम्हारा पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो करते हैं, x प्लस 1 में x प्लस 1 का गुणा कर दो ऐसे करके। हालांकि ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्या कहूं मैं, तुमको प्रॉब्लम ना हो। चलो करो, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 365 लिख दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहाँ पर बेटा इसको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ो तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस में कर दो, प्लस कर दो बेटा, 2x हो जाएंगे और प्लस में 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है मैम, 365 लिख दो। यहाँ से जरा इसको हल करना, 2x स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस के 1 और माइनस के 365 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको 365 को इधर ले आओ, इधर तो ले ही आए हैं, घटा दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364। अब इसमें माइनस जैसे कोई चीज नहीं बनी। अब देखो इसको सरल कर लो, इस समीकरण को सरल कर लो। कैसे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या में 2 का भाग दे दो। क्या कर दो, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो। लिखो 2 का भाग देने पर, लिखो 2 का भाग देने पर। चलो करो, लिख दो बेटा 2 का भाग देने पर, भाग देने पर। जब तुम 2 का भाग दोगे ना तो पूरे समीकरण से 2 खत्म। यहां से 2 का भाग दो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस लगा दो, यहां से 2 कट जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस लगा दो। यहां से बेटा 364 काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कितना बचा 182। यहां से बचा तुम्हारा 182, 182। अब देखो एक्स स्क्वायर के संग तो कोई संख्या है नहीं, तो डायरेक्ट 182 के जो है फैक्टर कर लो, 182, 2 ने 18, 2 एकम 2, ठीक है ना, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। यहां से देखो बीच वाला x बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए और 182 बनना चाहिए। देखो जरा, 13 है 1 और 7 दूनी 14 है, 14 में से 13 चले जाएंगे तो 1 बचेंगे और 13 और 14 का गुणा कर दोगे तो 182 हो जाएंगे। ठीक है ना, 13 और 14 सवाल बना दो, 13 और 14 से एक्स स्क्वायर हो गए। 14 बड़ी संख्या प्लस में लेना, क्योंकि जो x है वो प्लस में, ठीक है ना। माइनस का 182 लिखो, बराबर के 0 लिख दो। यहां से x कॉमन आ जाएगा, x हो जाएगा 14 हो जाएगा, 13 कॉमन ले लो, x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 13 का 182 में भाग दोगे तो 14 आएगा, बराबर 0। अब एक जैसों को एक जैसे ब्रैकेट में लिख लो, x प्लस 14 और x माइनस 13, ठीक है ना। मूल निकाल दो इसके, जब ले लो x प्लस 14 को ले लो, x प्लस 14 बराबर 0 ले लो तो x बराबर माइनस के 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। एक ये आ गया, x माइनस 13 बराबर 0 ले लो तो x बराबर 13 हो जाएंगे, ठीक है ना। पूछा क्या था, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 धनात्मक पूर्णांक। अब देखो
पूर्णांक तो तुम्हारे आ गए, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का माना नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल में लिख दो, सवाल में धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। अतः धनात्मक बोला गया है तो ऋणात्मक आंसर नहीं लिख सकते हो। अतः x बराबर 13 और 14, ठीक है ना। x बराबर 13 और 14, माइनस को हटा दो, ठीक है ना। चलो देखो, ये है प्रश्न नंबर 5। इसके आगे और कितने बचे हैं जरा देखना। बस ये है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना। चलो करते हैं, हल करो बेटा, हल करो। सवाल इजी होते हैं ये वाले। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बेटा समकोण त्रिभुज बता रहा है तुमको, मैं बना के दिखाती हूँ। ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण क्यों होता है मैम? ये क्योंकि इसमें जो कोण होता है वो ना 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये आपका बेस होता है, यानी कि आधार। ये आपका बेटा आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। फिलहाल हमें इसको हटाओ, जैसे सवाल में बोला होगा वैसा करके लिखेंगे। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि ये वाली ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है। कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 मीटर कम है। तो पहले तुमको आधार पता होना चाहिए कितना है। अगर तुम्हारा आधार x है तो कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो कितनी है बेटा, वो कितनी है बेटा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। ये इसने बताया है ऊंचाई इतनी है, ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि बेटा ये वाला कर्ण है ना ये तुम्हारा 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं सवाल। लिखो माना, तुमने माना था ना आधार x है, माना आधार x है, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है ना, x सेंटीमीटर। जब आधार x माना तो लंब कितना हो गया, तो लंब कितना हो गया बेटा, प्रश्नानुसार लिख देना। तो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई बेटा, ऊंचाई लिख देना इसकी, ऊंचाई कितनी हो गई, तो ऊंचाई कितनी है बेटा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है बेटा। और कर्ण इन्होंने दे रखा है, कितना है कर्ण, कितना है मेरे लाल, कर्ण है मैम 18 नहीं है 13 है, अभी गलत हो जाता सवाल, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब देखो तुमको एक चीज पता है, लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं। तुम क्या जानते हो बेटा जरा बताना। एन है ये एन, ठीक है, तुम क्या जानते हो, इसको दोबारा से लिख देती हूँ मैं, इसको मैं लिखती हूँ बेटा WKT, यानी कि हम जानते हैं, वी नो दैट। बेटा मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि जब कर्ण का स्क्वायर बराबर इसमें लगेगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखो जो जो वैल्यू दी है इसमें रख दो, कर्ण की जगह पर 13 रख दो, ठीक है बेटा, आधार की जगह पर x रख दो, ओके मैम, लंब की जगह पर क्या रख दो, x माइनस 7, इसका कर दो स्क्वायर, इसको कर लो हल कर लो। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना। यहां से लिखो x स्क्वायर प्लस यहां से बेटा x माइनस 7 का गुणा x माइनस 7 में हो जाएगा, 7 7 49 माइनस के 7x। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट कर दूं लेकिन तुम कहोगे यहां पर लिख दो x स्क्वायर माइनस 7 7 14x और प्लस के 7 7 49, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब इसको आगे हल करना जरा, 169 ये हो गया, x 2x स्क्वायर हो गए, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस के 14x हो गए और प्लस के 49 हो गए, ठीक है। इसको हल करते हैं, इसको हल कर लो बेटा, 2x स्क्वायर लिख दो और क्या था, माइनस के 14x और क्या है बेटा
प्लस के 49 है, प्लस के 49 है, और ये वाला जो है ना 169, इसको उधर ले जाओ तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 169 बराबर 0। ठीक है, इसको जरा हल कर लो। हल करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के 14x हो जाएंगे। अब देखो 16949, ठीक है ना, सॉरी 16949, 0 हो गया, 2 बचा, 1 बचा, 120 माइनस के बेटा 120 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, इस पूरे सवाल में 2 का भाग जा सकता है। जो समीकरण है वो तुम्हारा आसान हो जाएगा। लिख दो 2 का भाग देने पर पूरे समीकरण में दे दो, देने पर क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताना मुझे क्या हो जाएगा। यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 60 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। अब यहां पर देखो 60 के फैक्टर करो, यहां पे तो कुछ है नहीं, 60 के फैक्टर करो जरा। 2 का 30 बार जाएगा, 2 का 15 बार जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। बीच वाला 7 मिलना चाहिए। देखो 2 दूनी 4, 4 तीयों 12, 12 और 5, 12 पंचे बेटा हो जाएगा 60, यानी कि आपको 60 भी मिल रहा है, और 12 में 5 घटा दोगे तो 7 मिलेगा, यानी कि 12 और 5। सवाल बना दो 12 और 5 से। बड़ी संख्या माइनस में लेना, क्योंकि 7x माइनस में है, बराबर 0। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लो तो x माइनस 12 बचा, 5 कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 5 कम 5, 5 दूनी 10 बचा, 0 बचा। ठीक है ना, एक जैसों को एक ब्रैकेट में, बाहर वालों को एक ब्रैकेट में, 0। अब यहां से जरा मूल निकाल देना, x बराबर x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। ठीक है ना, दूसरा निकालो, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। ठीक है ना, आंसर आ गया। क्या पूछा था हमसे, अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य भुजाएं आपकी आ गई। देखो पहली भुजा आपकी, सॉरी आधार क्या था तुम्हारा, x था ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू आई है तुम्हारी 12, वो माइनस में है उसको छोड़ो, 12 ले लो, x की वैल्यू तुम्हारी 12 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें रख दो, ये वाली ऊंचाई आ जाएगी, यहां से लिख दो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है, 12 में से 7 घटा दो। ठीक है ना, ये 7 ही था ना। ठीक है, अब देखो यहां पर बेटा 5 बचा, ऊंचाई तुम्हारी 5 आ गई, और जो आधार था वो तुम्हारा 12 आ गया। ठीक है ना, अब चलो करते हैं। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो सवाल समझ में आ गया। ठीक, अब देखो ये वाला सवाल है। ठीक है, देखते हैं इसको। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, जरा देखो। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 है बेटा, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अभी ये जो सवाल किया था ना जिसमें खिलौने बनाता था, कह रहा है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम इसको मान लेंगे। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से। देखो क्या पूछा क्या गया है, वही बता रही हूं। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस दिन बने बर्तनों की संख्या और नग की जो है लागत। जो पीछे वाला सवाल था बेटा, मैंने उसमें आपको क्या बताया था, अगर लागत पूछी जाती, ये सवाल था ना, मैंने आपको बताया था खिलौनों की संख्या निकल आई थी, मैंने कहा था अगर लागत पूछी जाती तो इसमें x का मान रख देते, इसमें तो पूछी नहीं गई, उसमें पूछ दी गई। तो चलो सेम सवाल है, चलो करते हैं। लिखो यहां पर माना, यहां पर हल डाल दो, लिख दो माना। क्या मानोगे बेटा, कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में है ना, तो लिखो माना उस दिन जितने बर्तन बने, एक दिन में जितने बर्तन बने, लिखो एक दिन में, उस दिन छोड़ो, लिखो एक दिन में, लिखो माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित
कितने बर्तन बन रहे हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मानोगे हमेशा की तरह, मैम x। ठीक है बेटा। अब नग की लागत भी पूछ रहा है, तो जरा सवाल पढ़ना। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, लागत कितनी है बेटा, यहां लिख दो, यहां लिख दो लागत, लिख दो प्रत्येक नग की निर्माण लागत किसके बराबर है, निर्माण लागत किसके बराबर है, जरा देखना। निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित कितने बर्तन किए गए थे मैम x, संख्या के दुगने से, x का दूना, दुगने से 3 अधिक है, 3 अधिक है, यही चीज है। हो गया ना, देखो बना दिया, बना दिया। बस तुमको सवाल पढ़ना होता है, 2x + 3, ठीक है ना, सवाल पढ़ने की देरी होती है। उस दिन किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है बेटा, 3 अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, 90 थी, वही सवाल आ गया ना। अगर मैं कहूं कि एक साबुन 5 रुपए का था तो 10 साबुन 50 रुपए के होंगे, वही खेल है, वही खेल है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कुल निर्माण लागत जो थी वो कितनी थी बेटा, 90 रुपए। यहां पर लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तुम्हारा पता है क्या हो जाएगा, देखो देखो क्या हो जाएगा बेटा, बर्तनों की संख्या है x, कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ये मान लो 100 बर्तन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक बर्तन में जो नग लग रहा है उसकी कीमत ये है, तो इस 100 का गुणा बेटा इसमें हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक साबुन 5 रुपए का है तो 10 साबुन कितने होंगे, 50 रुपए के। तो एक साबुन की कीमत में किसका गुणा हो जाएगा, जो टोटल 10 साबुन होंगे ना उसमें, और वो इसके बराबर आ जाएगा। यही तुम्हारे सवाल में बेटा दिया गया है, यही तुम्हारे सवाल में दिया गया है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी कि जो प्रत्येक बर्तन में नग लगा वो, ठीक है, और जो कुल बर्तन बन रहे हैं वो, उन दोनों का गुणा होकर निर्माण लागत कितनी है बेटा, 90 रुपए। कितनी है मेरे लाल, 90। यही इसमें करना था, ठीक है ना। चलो देखो, अब इसको जरा आगे हल कर लो, इसको कर लो, 2x² हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, 90 को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही तुम्हारा बनाना था, इसमें 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, ना 3 का जा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो इस 2 का गुणा 90 में करना जरा, 9 दूनी 18, यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 180। अब तुमको 180 के फैक्टर कर लो, 2 ने 18, 0, 2 चक्कू 8 और 5, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखो यहां से तुमको 3 मिलना चाहिए और 9 दूनी 18, 180 मिलना चाहिए। देखो जरा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 पच्चे 15, 12 में से सॉरी 3 पच्चे 15 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 बचेगा, ठीक है। देखो 15 मिला और 12 मिला, ठीक है ना। जब तुम 15 में से 12 घटाओगे तो बीच का 3 मिलेगा, 15 और 12 का गुणा करोगे तो लास्ट वाला 180 मिलेगा। चलो करते हैं, यहां पर लिख लो 2x², यहां पर 15x, यहाँ बेटा 1 सेकंड रुकना, इस वाले पेज पर करते हैं। लिखो 2x², ठीक है ना, क्या है समीकरण डाल लो, प्लस के 3x है और माइनस के हैं 90 बराबर है 0। तुमको मिला है 15 और 12, ठीक है ना। करो, इससे करो, 2x², 15x है और 12x है। 15 को प्लस में लिखो क्योंकि 3x है वो तुम्हारे प्लस के हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहां से देखो x कॉमन मिलेगा तो 2x निकाल लो, यहां पर 15 आ जाएंगे, ठीक है ना। यहां से देखो 6 कॉमन मिलेगा, माइनस के 6 निकाल लो, x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का इसमें 90 में भाग दो, 6 कम 6, ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारा। अब एक जैसों को एक ब्रैकेट में लिख लो, 2x + 15 और x - 6 को एक ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0।
यहां से जरा मूल ज्ञात कर देना। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर बेटा हो जाएगा माइनस के 15/2। ठीक है ना, ये इसका आ गया। x बराबर x माइनस 6 बराबर 0 लिखोगे जब तुम, तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ गया x बराबर इतना, x बराबर इतना। अभी आंसर नहीं आया, रुक जाओ थोड़ा। कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या। तुमने निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी? x मानी थी ना, तो x का मान कितना आया? 6 आया, क्योंकि माइनस वाले से तो हमें मतलब है नहीं। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तुम्हारी 6 आ गई। और कह रहा है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत तुमने इतनी मानी थी ना, तो इसमें तुम x का मान रख दो। x की जगह पर क्या रखोगे बेटा? 6। 2 छंग 12 हो जाएगा और 3 इसमें जुड़ जाएंगे, 12 और 3 15 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो तुम्हारा यहां से आया आंसर 6 और 15। ठीक है ना, यही बेटा तुम्हारा आंसर है। ठीक है, नग की लागत 6 और जो है निर्माण की लागत 15। अभी भागना मत, नहीं तो बहुत मारूंगी। पहले मेरी बात सुन लो। सारे सवाल हो गए, भागने मत लगना, तुम्हारे काम की चीज बता रही हूं। देखो बेटा, मैंने आपकी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट करा दी। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर वाइज वीडियोस पड़े हैं, एक भी चैप्टर बेटा आपका स्किप नहीं है। और चाहे कठिन चैप्टर हो चाहे सरल चैप्टर हो, मैंने हर चैप्टर आपको इतनी आसान तरीके से समझाया है ना, शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा इतने आसान तरीके से। अभी भागना मत बेटा प्लीज, मेरे कहने से थोड़ा रुक जाओ। ठीक है ना, ओके। अगर देखो बेटा आपको स्टडी से रिलेटेड किसी चीज की नीड है ना, किसी भी चीज की नीड है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज लेना हो स्टडी से रिलेटेड, तो आपको मुझे इस वाली मेल आईडी पर मैसेज कर देना। मेल आईडी आप मैम क्या है आपकी? मेल आईडी है बेटा topper+11@gmail.com। ये बेटा मेल आईडी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिखी हुई। ठीक है ना, आप हमसे फेसबुक पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, जहां हर चैनल का लिंक आपको जो है, हर चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है ना, और मेरी बात सुन लो ध्यान से, एक एक चैप्टर का लिंक है, ध्यान से वीडियो को देख लेना। इस टॉपर प्लस की फैमिली को आगे बढ़ाइए। इस फैमिली को आपने और मैंने मिलकर बनाया है, ये फैमिली आपकी और मेरी है बेटा। ये जो शिक्षा का परिवार है इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना मैं इस पर अच्छा वर्क कर पाऊंगी। आपको अपना बेस्ट देती हूँ, फिर भी आपको यदि कोई मेरी टीचिंग में कमी लगे या कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी जो क्वेरी है मैं जरूर पूरी करूंगी। ठीक है ना बेटा, मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के बहुत ही सरल समाधान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।